वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी जो नॉर्सेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने क्या एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको नाम हमने दिया था लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बार बार उसमें से क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। साथ में हम इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं उनके रेशनल के साथ में कि अगर वो क्वेश्चन दे रखा है तो उसका क्या आंसर होगा और जो अदर ऑप्शंस जो हैं वो क्यों उस क्वेश्चन से रिलेटेबल नहीं होंगे। इससे रिलेटेड मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन को भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टैबलेट जो होती है, जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। क्या होता है डिजॉक्सिन? ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है। इसको कार्डियक आइनोट्रोपिक एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। मीन्स ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो कैल्शियम की एंट्री जो होती है वो फास्ट हो जाती है। देखिए होता क्या है, ये देखिए जैसे कि ये है ना, ये दो चैनल बने हुए हैं। ये जो चैनल है फर्स्ट वाला, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, और ये है कैल्शियम चैनल। तो डिजॉक्सिन क्या करता है कि हार्ट के अंदर ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है इसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ये वाला चैनल जो है ये अगर ब्लॉक होगा तो यहाँ से जो कैल्शियम की एंट्री है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। मीन्स कैल्शियम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अगर एक्शन की बात करें हम तो डिजॉक्सिन करता क्या? ये होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक। मींस ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करेगा हार्ट के। सेकेंड ये होता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। मींस ये हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन तो करेगा बट हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। साथ में ये नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक भी होता है। तो ये क्या करता है? डिक्रीज द कंडक्शन ऑफ द हार्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा इसके एक्शन को कि एक तो ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, और जो हार्ट का कंडक्शन है उसको भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, साथ में ये क्या करता है? इट कॉजेज एवी नोड डिले। जो एवी नोड्स जो होते हैं ना उनको क्या कर देता है? डिले कर देता है। मीन्स ऐसे नोड से देखिए अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ एसए नोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एवी नोड होता है। ठीक है, एवी नोड होता है। तो कंडक्शन कैसे होगा? एसए नोड से एवी नोड के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर एवी नोड से यहाँ पे बंडल ऑफ हीज में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? इस जो एवी नोड पे जो भी कंडक्शन है ना, इस पे जो कंडक्शन हो रहा है उसको क्या कर देगा? डिले कर देगा। ठीक है, कंडक्शन को क्या करेगा? ये डिले कर देगा। ठीक है, अब इसीलिए देखो ये क्या करता है, इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इसीलिए इट शुड नॉट बी गिवन इन द हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। अगर कोई पेशेंट है जिसकी हार्ट रेट ऑलरेडी 60 या उससे कम हो रही है तो हम उसके अंदर डिजॉक्सिन को नहीं देंगे। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया बोल सकते हैं हम कि ब्रेडिकार्डिया की केस के अंदर हम डिजॉक्सिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात करें कि इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो होती है उसकी कुछ फीचर्स की बात करें। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके टॉक्सिसिटी में क्या होगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग, अरिथमिया,
ज़ैंथोप्सिया मीन्स विजन कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, हमने देखा था ना कि हार्ट रेट को कम करता है, तो ये ब्रेडिकार्डिया करता है। और क्या करता है ये, हाइपोकैलेमिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमने देखा ना इस चैनल के अंदर क्या केस है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो पोटेशियम क्या होगा, कम हो जाएगा, मीन्स हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी, ठीक है। और इसमें होगा एनोरेक्सिया, ठीक है। और इसका जो मोस्ट कॉमन फीचर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, एनोरेक्सिया। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि डिजॉक्सिन की इंडिकेशन क्या है ना, कौन सी कंडीशन के अंदर डिजॉक्सिन को दिया जाता है इंडिकेशन, तो जैसे कि एट्रियल फ्लटर की अगर कंडीशन है, ठीक है, एट्रियल फ्लटर, या फिर फिब्रिलेशन की अगर कंडीशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अगर टेकीकार्डिया है, टेकीकार्डिया, या अगर टेकी अरिदमिया है, ठीक है, टेकी अरिदमिया, इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हम डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन होता है। देखिए अगर हम नॉर्मल डिगॉक्सिन लेवल की बात करें, ठीक है ना, कि नॉर्मल डिजॉक्सिन की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर लीटर, ठीक है, ये नॉर्मल डिजॉक्सिन की वैल्यू होती है, कितनी होती है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर जो सीरम के अंदर डिजॉक्सिन का लेवल मोर देन 2 नैनोग्राम हो गया, ठीक है, कितना हो गया, मोर देन 2 नैनोग्राम, तो वो किसको शो करेगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को, किसको शो करेगा, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को, ठीक है। अगर कोई बच्चा है, जैसे अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर अगर हार्ट रेट कितना है, लेस देन 100 है, तो उसके अंदर भी हम डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ठीक है, तो चिल्ड्रन में तो 100 से कम में नहीं देंगे, और अडल्ट में लेस देन 60 में हम नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका जो एंटीडोट होता है डिजॉक्सिन का, वो क्या होता है, डिजीबाइंड होता है, ठीक है ना। डिफरेंट जो एंटीडोट्स होते हैं अलग अलग ड्रग्स से रिलेटेड, जैसे पैरासीटामोल हो गया, डिजॉक्सिन है, पोटेशियम है, इन सब से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे उसे जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो डिजॉक्सिन होती है ना, उसको कब लिया जाता है, एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, और वो भी लिया जाता है अर्ली मॉर्निंग में, क्यों, क्योंकि ये नोजिया वॉमिटिंग करवाता है ना, इसीलिए इसको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, ठीक है, एम्प्टी स्टमक लिया जाता है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। ये जो डिजॉक्सिन में आप देख रहे हैं ना, वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है, मतलब एम्स के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, डिजॉक्सिन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ जनरल पॉइंट्स देखते हैं। जनरल पॉइंट्स मतलब कि देख लीजिए क्या है, कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। वर्ड साइकेट्रिक गिवन बाय क्रिश्चियन रेल। फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के फादर कौन थे, विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जीन पिगेट्स, ठीक है। और डिफेंस मैकेनिज्म डिस्क्राइब बाय, डिफेंस मैकेनिज्म को किसने डिस्क्राइब किया था, अन्ना फ्रॉइड ने, ठीक है, किसने किया था, अन्ना फ्रॉइड। ये डॉटर है किसकी, सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक है। इसको कब किया गया था, 1953 में।
अच्छा, अब हम देखते हैं कोई डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज है जो हम साइकोलॉजी साइकेट्रिक के अंदर देखते हैं, ठीक है। बहुत बार होता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो 2017 का रायपुर एम्स का पेपर था ना, उसके अंदर ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी छोटे छोटे टॉपिक है ना, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर उसमें से एक या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो स्किप करने से क्या होता है कि आपका जो मार्क है वो क्या हो जाएगा, एक दो मार्क आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। और फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए। तो वो यही गलती करते हैं कि वो जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ डिफरेंट थ्योरीज की बात करते हैं। साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। साइको सेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, साइको डायनेमिक या लिबिडो थ्योरी, ये सारा एक ही है, ठीक है ना। ये सारी किसने दी थी, फ्लूड ने दी थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी किसने दी थी, ये भी फ्लूड ने ही दी थी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल थ्योरी, इसको दिया था हैरिस सुलिवन ने। नेक्स्ट है साइकोमोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसने दी थी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी, ठीक है। और लास्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसने दी थी, जेम्स डब्ल्यू फाउलर ने, ठीक है। इनको ध्यान रखना, बहुत बार जो होता है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, छोटी सी चीज है बट उसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लिथियम की। देखिए, लिथियम जो होता है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि लिथियम जो होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किसमें होता है, मेनिया में। लिथियम को ना मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, मेनिया के लिए। अगर हम इसका थेरेप्यूटिक लेवल देखें कि कितना होना चाहिए, इसका थेरेप्यूटिक लेवल होता है 0.6 टू 1.2 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अगर प्रोफाइलेक्टिक की बात करें लेवल, तो कितना होना चाहिए, 0.6 से 1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। कितना डोज देना चाहिए लिथियम का, मैक्सिमम जो डोज होता है उसका होता है 800 टू 1600 mg पर डीएल। ये डोज ध्यान रखिएगा, इस डोज में से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर लिथियम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो लिथियम की एब्सेंस के अंदर हम सोडियम वेल्पोरेट या कार्बामेजेपाइन जो होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम वेल्पोरेट एंड और कार्बामेजेपाइन कैन बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिथियम, ठीक है। लिथियम की एब्सेंस के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम लिथियम के कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो लिथियम के साइड इफेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, मसल वीकनेस, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, टी वेव इन्वर्शन, डायरिया, हेडेक, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो होता है वो क्या होता है, ट्रेमर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम, ठीक है। उसमें ये सारे दे रखे हैं बट ट्रिमर्स भी दे रखा था, तो करेक्ट आंसर क्या है, ट्रिमर्स। ट्रिमर्स इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम। अगर हम बात करें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर लिथियम को नहीं दिया जाता है, तो वो है रीनल। अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी डायूरेटिक्स ले रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम लिथियम को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसके अंदर, डायूरेटिक्स की केस में। ऐसा क्यों होता है, क्यों डायूरेटिक्स की केस के अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि डायूरेटिक्स का जो कॉन्करेंट यूज होता है, मीन्स लगातार जो यूज होता है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट यूज जो होता है किसका, डायूरेटिक्स हो गया, फ्लुक्सिटीन हो गया, मिथाइल डोपा या कोई एनसेड्स हो गए, वो क्या करते हैं, लिथियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी से वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है किडनी के थ्रू, उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और उससे क्या होता है, लिथियम की टॉक्सिसिटी, इसीलिए इसमें
रीनल इम्पेयरमेंट और डायबिटिक्स के केसेस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है लिथियम। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ इंटरवेंशंस की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें लिथियम के अंदर हमें ध्यान रखनी। सबसे पहले क्या है, पेशेंट को एडवाइस करना है 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एंड एडिक्वेट सॉल्ट। ठीक है, हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देख चुके हैं कि लिथियम जो होता है वो क्या करवाता है, वो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन करवाता है। मींस जो सोडियम का लेवल जो होता है वो क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है। इसीलिए पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी और एडिक्वेट सॉल्ट के लिए बोला जाता है। सेकंड क्या है, अवॉइड एक्सेस टी कॉफी टू रिड्यूस डायूरेसिस। ठीक है, ऐसी चीजें जो डायूरेसिस करवाती हैं उनको भी अवॉइड कर, जैसे हो गया टी, चाय हो गया, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब चीजों को भी अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। फिर आता है थेरेपेटिक रेस्पॉन्स इज नोटेड इन 1 to 3 वीक्स। ठीक है, हम जो मेडिसिन दे रहे हैं ऐसा नहीं तुरंत इफेक्ट आ जाएगा, उसका जो रेस्पॉन्स आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 से लेके 3 वीक्स तक हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसने क्या करा है, उसकी जो रेगुलर डोज आ रही है वो स्किप हो गई है, ठीक है, वो भूल गया कि उसको 11 बजे टैबलेट लेनी थी, वो 11 बजे लेना भूल गया है। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर वो जैसे कि उसे 11 बजे टैबलेट लेनी थी, ठीक है, और वो उसने क्या कर दी, स्किप कर दी या वो भूल गया, तो क्या करना है, उसके 2 घंटे के अंदर, ठीक है, उसको वो मेडिसिन ले लेनी है। अगर 2 घंटे में उसको याद आ जाता है, ठीक है, मीन्स 1 बजे तक अगर उसको याद आ जाता है कि मुझे मेडिसिन लेनी है, ठीक है, तो ठीक है। बट अगर 1 बजे तक भी याद नहीं आता, मीन्स 2 घंटे तक भी अगर याद नहीं आता है, तो उस डोज को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद में वो मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, और फिर कब लेनी है, नेक्स्ट डे जो 11 बजे होंगी ना, नेक्स्ट डे तब लेनी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बड़ा सा क्वेश्चन बना सकते हैं कि कोई पेशेंट है जिसको मेनिया है और वो लिथियम थेरेपी पे चल रहा है और किसी वजह से वो अपनी मेडिसिन लेना भूल गया है, तो उसको अपनी मेडिसिन जो मेडिसिन है उसकी डोज को कब लेना है, और अलग अलग ऑप्शंस दे रखते हैं। ठीक है, कि 2 घंटे के अंदर लेना है, नेक्स्ट डे लेना है, 4 घंटे के अंदर लेना है, 5 घंटे के अंदर लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। ठीक है, या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी बोल सकते हैं उसको हम। एक्चुअली ईपीएस होता क्या है, ईपीएस जो होता है ना, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, जितनी एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है ना, उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। एंटी साइकोटिक के अंदर भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स होती हैं, है ना, उसमें भी कौन सी टिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो होती है, एंटी साइकोटिक, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट होता है क्या है, ईपीएस। ठीक है, अगर हम बात करें ईपीएस जो होता है उसके अंदर मेजरली जो होती है 5 डिजीजेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, इट इज ए साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहला जो फर्स्ट होता है वो कौन सा है, फर्स्ट है एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। ठीक है, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, ये जो होता है ये अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही होता है। ठीक है, मेजरली। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे बोलेंगे कि नहीं पार्किंसन भी होता है, अकाथीसिया भी होता है, हम यहाँ पे मेजरली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100 केसेस की अगर हम बात कर ले तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया है, बट जरूरी नहीं है कि यही होगा, किसी को पार्किंसनिज्म भी हो सकता है, किसी को टार्डिव डिस्काइनेसिया भी हो सकता है। ठीक है,
तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं आप तो गलत बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है कि बहुत बार जब मैं वैल्यूज बताती हूँ ना किसी भी चीज की, जैसे कि पोटेशियम की वैल्यू हो गई या मैंने कोई डोज बता दी, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस चीज को भी करेक्ट करते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जैसे कि एक था कि पोटेशियम की वैल्यू 3.5 से 5.5, ठीक है। मैंने इतना बताया था कि पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू को हम इतना मानते हैं, ठीक है। तो किसी ने मुझे बोला कि नहीं 5.5 नहीं होती है, वो 5 पॉइंट तक ही होता है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं है, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर देखोगे ना तो 5.5 भी जो होता है ना उसको हम एक सेफ साइड लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5.1 होते ही हम पेशेंट को हाइपर कैलेमिया बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम 5.5 तक वेट करते हैं, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तब हम उसको मेजर हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हो या जो रेस्पॉन्स दे रहे हो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। बट ये छोटी छोटी चीजें जो हमें मतलब इजीली वैसे भी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब वापस टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। इसके अंदर क्या होता है, टॉर्टिकोलिस होता है, ठीक है। अब टॉर्टिकोलिस क्या होता है कि एक साइड मूवमेंट हो जाता है किसका, नेक का। मीन्स क्या बोल सकते हैं, वन साइड मूवमेंट ऑफ नेक, ठीक है। एक और इसमें और क्या हो सकता है, रोलिंग बैक ऑफ द टंग, टंग जो होती है वो रोल बैक होके पीछे की तरफ चली जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है। ये क्या है, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ अक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, ठीक है। ये भी डिस्टोनिक रिएक्शन का एक टाइप है जो क्या करता है, दैट इन्वॉल्व्स द प्रोलॉन्ग्ड इनवॉलेंट्री अपवर्ड डेविएशन ऑफ द आईज। इसके अंदर क्या हो जाता है कि इनवॉलेंट्री जो आईज होती है उसका डेविएशन हो जाता है, कहाँ, अपर, मतलब ऊपर की तरफ जो होता है वहां पे डेविएट हो जाती है, ठीक है। ये सारे मसल से रिलेटेड है, इसीलिए इसको नाम भी ये दे रहे हैं हम, अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड जो है वो है पार्किंसोनिज्म, ठीक है। पार्किंसोनिज्म जो है ना 40% केसेस के अंदर पार्किंसोनिज्म देखा गया है, ठीक है। 40% केसेस के अंदर पार्किंसोनिज्म को देखा गया है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड मास्क लाइक फेस, ठीक है। पार्किंसनिज्म के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, बस यही होते हैं, टीआरबीएम, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे याद रखती थी हमेशा, टीआरबीएम, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड मास्क लाइक फेस, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्किंसनिज्म होता है ना किससे रिलेटेड, ईपीएस से रिलेटेड। इसके अंदर हम कभी भी लीवोडोपा कार्बिडोपा नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम जब पार्किंसन डिजीज की बात करते हैं ना तो उस टाइम पे हम क्या देते थे, उनको प्रीकर्सर देते थे, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, है ना, जो आगे जाके चेंज हो जाता था डोपामिन के अंदर। ये कार्बी है ना, कार्बिडोपा, ठीक है। बट अगर ईपीएस रिलेटेड है तो उसमें हम नहीं देंगे, उसके अंदर हम क्या देते हैं, ट्राइफिनाइल हेक्सिडाइल, ठीक है। उसके अंदर क्या दी जाती है, ट्राइफिनाइल हेक्सिडाइल, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं बेंस हॉक्सोल, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड कौन सा है, एकाथीसिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है। रेस्टलेसनेस मीन्स टॉकिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग बिहेवियर, मीन्स बोल रहा है चल रहा है, बोल रहा है चल रहा है, रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया जो होता है ना, ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ईपीएस के अंदर अगर किसी पेशेंट को टार्डिव डिस्काइनेसिया हुआ है तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, अबनॉर्मल पर्पसलेस अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि च्यूइंग, ब्लिंकिंग ऑफ द आइज, कोई मतलब बैठे बैठे बिना कुछ खाए भी क्या कर रहा है, च्यू कर रहा है ना, उसको चबाया जा रहा है, या आइज को ब्लिंक कर रहा है। ये सारी कंडीशन किससे, इसको ये किस में आती है, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ठीक है। पर्पसलेस मूवमेंट हो गए ना, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो किससे किया जाता है, डन विथ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। किससे करा जाता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ठीक है। क्या है, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है राइनोडिन रिसेप्टर डैमेज, ठीक है। राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर होते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर, ठीक है। ये राइनोडिन रिसेप्टर क्या करते हैं, सेल जो होता है उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, सेल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, एक हो सकता है ल्यूकोसाइटोसिस, सीवियर मसल रिजिडिटी, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बीपी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, स्ट्यूपर हो सकता है, ठीक है। ये सारा किसके अंदर इंक्लूडेड है, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। अगर हम इसके ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेनपोलिन सोडियम, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम इज डेनपोलिन सोडियम, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो हमने कुछ जो हमने मोस्ट ऑफ बुक्स में जो पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है ईपीएस में, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, अकाथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये सारे 5 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। एक और होता है, बहुत मतलब रेयर फॉर्म होता है ईपीएस का, ठीक है, रेयर फॉर्म है, वो आता है रैबिट सिंड्रोम, रैबिट सिंड्रोम। ये भी ईपीएस के अंदर ही इंक्लूड है ना, किसके अंदर, ईपीएस के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो रैबिट सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पेरी ओरल ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है। कैसे क्या होता है, पेरी ओरल ट्रिमर्स, ठीक है। जैसे कि इनवॉलेंट्री फाइन रिदमिक मोशन होता है माउथ का विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग, ठीक है। टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ माउथ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक रेयर फॉर्म है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए, क्या पता एग्जाम के अंदर ये भी पूछ ले, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वो है मोस्ट कॉमन से रिलेटेड। मोस्ट कॉमन के अंदर बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, या फिर पूछ लेते हैं मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इन दिस डिजीज, या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, इस तरह से। तो उस चीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, उस चीज को भी हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ मोस्ट कॉमन चीजें उनको देख रहे हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेन, ठीक है। मतलब जब हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो हम यहाँ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ग्लोबली, मीन्स वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। तो कौन सा है, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। सेकंड है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग मेन, ठीक है, वो कौन सा है, सीए लंग, लंग्स का कार्सिनोमा। थर्ड है मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है, तो वो कौन सा है, ओरल कैंसर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा है, लिम्फेटिक की। कौन सा मोस्ट कॉमन वे होता है जिससे मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, फर्दर स्प्रेड होता है, वो कौन सा है, लिम्फेटिक है। नेक्स्ट है हिमेचूरिया इज द क्लासिकल एंड अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा, ये भी ध्यान रखना है कि रीनल कार्सिनोमा का क्लासिकल और अर्ली साइन क्या होगा, हिमेचूरिया।
ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर अगर परसिस्टेंट क्या हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसका कॉज क्या हो सकता है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, कौन सा है ये, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है। और लास्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर कैंसर का कौन सा मोस्ट कॉमन साइट है, तो वो है बोन मेरो, है ना, ल्यूकेमिया जो है उसको बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स का रिवीजन है वो एंड होता है, और यहाँ पे अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग अ पोस्टपार्टम असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट, मींस एक क्लाइंट का हम पोस्टपार्टम असेसमेंट कर रहे हैं, अ नर्स नोट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोट्स इन द लोकिया। ठीक है, नर्स को क्या दिखता है, लोकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, लोकिया में क्लोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, क्लोट्स। ठीक है, द नर्स एग्जामिन्स द क्लोट्स एंड नोट्स दे आर लार्जर देन 1 सेंटीमीटर, और वो क्लोट कैसे है, मोर देन 1 सेंटीमीटर उनका डायमीटर है। ठीक है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसके अंदर कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, सेकेंड है रीअसेस द क्लाइंट इन 2 आवर्स, थर्ड है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और फोर्थ है एनकरेज द इंक्रीज्ड ओरल इनटेक ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए क्या होता है कि मोस्टली जो होता है ना 1 to 2 डेज जो होता है पोस्टपार्टम, 1 to 2 डेज किसके, पोस्टपार्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्टपार्टम के 1 से 2 दिन बाद तक क्या होता है कि नॉर्मली लोकिया के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल फ्लोट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो किस वजह से होता है कि वजाइना के अंदर क्या होता है, ब्लड का पूल होता है। ठीक है, मीन्स उसके अंदर क्या होता है, ब्लड आने लगता है, जो भी मतलब डिलीवरी का सारा प्रोसेस जो हुआ उसकी वजह से ब्लड जो होता है थोड़ा बहुत लोकिया में आने लगता है। ठीक है, बट अगर ये देखो 1 to 2 डेज के अंदर क्या है, स्मॉल फ्लोट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोथ्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, अबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, क्यों अबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि ये किसको बता सकता है, अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन हो सकती है या तो यूटेराइन अटोनी है, ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या है, टोन ही नहीं है, या फिर क्या है, यूट्रस के अंदर कोई फ्रेगमेंट्स रहे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेंड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कोई फ्रेगमेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर क्या हो गए, यूट्रस के अंदर रह गए। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि लोकिया के अंदर जो क्लोट्स हैं वो ज्यादा निकल रहे हैं, मीन्स बड़े क्लोट्स हैं 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तुरंत ही जो होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो देखो फाइंडिंग को हम डॉक्यूमेंट तो करेंगे, बट यहाँ पे अभी हम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी मेन हमारा काम क्या है, कि हमें नोटिफाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रीअसेस द क्लाइंट इन 2 आवर्स। तो देखिए अगर हम क्लाइंट को 2 घंटे बाद अगर रीअसेस करेंगे तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाए, और ज़्यादा क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट्स और ज़्यादा निकलने लग जाए। ठीक है, और लास्ट दे रखा है एनकरेज द इंक्रीज्ड ओरल इनटेक ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो क्या है कि फ्लूइड का ना इससे लोकिया से कोई रिलेशन एज सच नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर हम लोकिया की बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोकिया को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लोकिया, लोकिया जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है रूबरा, सेकंड होता है सिरोसा, और थर्ड होता है अल्वा। ठीक है, अगर हम रूबरा की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट 4 डेज जो होता है 1 से लेके 4 डेज तक कौन सा प्रेजेंट होता है, रूबरा। ठीक है, मींस उसके अंदर क्या होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें सेरोसा की, तो 5 से लेके 7 डेज तक
5 से लेके 9 डेज तक क्या प्रेजेंट होता है, सिरोसा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, WBC, ठीक है। और थर्ड आता है अल्बा, अल्बा जो होता है वो कब से कब तक होता है, 10 से लेके 15 डेज तक, ठीक है। तो रुब्रा जो होगा वो कौन से कलर का होगा, रेड कलर का, ठीक है। सिरोसा कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। और जो अल्बा होगा वो कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर, ठीक है, कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। तो लोकिया में बस यही चीजें जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्री टर्म डिलीवरी है ना, कैसी डिलीवरी है, प्री टर्म डिलीवरी है, तो जो सिक्रीशंस होंगे वो कैसे होंगे, स्कैंटी, मींस स्कैंटी सिक्रीशंस मींस कम होंगे, ठीक है। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, इधर देखते हैं हम, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो कैसे होंगे, एक्सेस सिक्रेशन, एक्सेस सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ does the nurse anticipate the clinical manifestation of personality disorder to become evident in the client's behavior and action, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लाइफ की ऐसी कौन सी स्टेज होगी जिसके अंदर जो नर्स है वो क्या एविडेंट करेगी, किसी भी क्लाइंट की पर्सनैलिटी की डिसऑर्डर को एविडेंट होगा, ठीक है। और वो कैसे पता पड़ेगा, उसके बिहेवियर और उसके एक्शन से, ठीक है। तो वो लाइफ की कौन सी स्टेज होगी जब क्या होगा, किसी भी कोई भी पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होगी, लोगों के सामने आना शुरू होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट है चाइल्डहुड, सेकंड है एडोलसेंस, थर्ड है मिडिल एज और फोर्थ है ओल्ड एज, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारी पर्सनैलिटीज होती है ना वो कब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है, कब होना स्टार्ट हो जाती है, चाइल्डहुड के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि जो पर्सनैलिटीज होती है ना वो फॉर्म होना तो कब स्टार्ट हो जाती है, चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे वो उसकी लाइफ जो होती है वो आगे बढ़ती जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे जैसे उसके इवेंट्स होते हैं लाइफ के, इवेंट्स ऑफ द लाइफ, ठीक है, उससे क्या होता है कि उसके जो बिहेवियर जो है और उसके जो एक्शन होते हैं, बिहेवियर एंड एक्शन, उससे हमें कौन सी स्टेज में पता चलता है, एडोलसेंस, एडोलसेंस, या हम बोल सकते हैं अर्ली एडल्ट, अर्ली अडल्ट। इस एज के अंदर क्या होते हैं, वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है, मींस बनते तो कब है, चाइल्डहुड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बट वो शो कब होंगे, एडोलसेंट या अर्ली एडल्टहुड के अंदर, ठीक है। Next question, which of the following assessment would provide the nurse with most accurate information regarding a low serotonin level in a client with personality disorder, ठीक है। एक क्लाइंट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, उसमें क्या है, लो सेरोटोनिन लेवल है, तो इसमें से कौन सा असेसमेंट है जो क्या करेगा, नर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो देखो एक्चुअली जो अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन जो होता है ना वो क्या होता है, मूड स्टेबिलिटी के लिए होता है, किसके लिए होती है, मूड स्टेबिलिटी, और किसको और क्या करता है, एंड कंट्रोल इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस का मीन्स क्या होता है, एकदम से कोई जल्दी रिएक्ट कर जाता है ना किसी चीज से, वो होता है इम्पल्सिवनेस, ठीक है। तो सेरोटोनिन क्या करता है, मूड स्टेबिलिटी करता है, और इम्पल्सिवनेस जो होती है, इम्पल्सिविटी, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कि मूड स्टेबिलिटी और इम्पल्सिवनेस ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो देखिए अगर सेरोटोनिन जो है उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो पेशेंट का मूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है वो, डिप्रेशन की कंडीशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ये कि प्रोवाइड द नर्स विथ मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लो सेरोटोनिन लेवल। ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे? लो सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन डिक्रीज हो रहा है मीन्स लो हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन है? डिप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डिप्रेशन एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक है, देखिए अगर हम रेस्टलेसनेस और एजिटेशन की बात करें ना, तो ये भी सेरोटोनिन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये भी क्योंकि हम मूड की बात कर रहे हैं, पर इसके अंदर क्या होगा? रेस्टलेसनेस और एजिटेशन में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हम डिल्यूजन की बात करें, तो डिल्यूजन जो होता है ना, वो किसका रिजल्ट होता है? थॉट स्ट्रक्चर का। वो किससे रिलेटेड है? थॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट इन द ट्राइज एरिया हु इज 19 वीक गेस्टेशन। ठीक है, क्या कौन सा गेस्टेशन एज है? 19 वीक। स्टेट्स दैट शी हैज नॉट फेल्ट हर बेबी मूव इन द पास्ट वीक। वो क्या बोल रही है कि पास्ट वीक में मैंने अपने बेबी को मूव करते हुए फील नहीं किया। ठीक है, एंड नो फीटल हार्ट टोन्स आर फाउंड। ठीक है, और फीटल की हार्ट टोन्स भी जो है वो नहीं दिख रही है, वो पता नहीं चल रही है। सो वाइल इवेल्यूटिंग दिस क्लाइंट द नर्स आइडेंटिफाई हर एज बीइंग एट द हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखते हुए नर्स क्या आइडेंटिफाई करती है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम के लिए वो हाईएस्ट रिस्क पर है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर एक फीटस जो है, अगर क्या है, जो फिटस है जो क्या हो गया है? डाई हो गया है। किसके अंदर? यूट्रस में। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसने बेबी को मूव नहीं, वो बेबी मूव नहीं हो रहा और उसकी फीटल हार्ट टोन्स भी नहीं है। ठीक है, मीन्स फीटस डाई हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फीटस डेथ हो गई किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। तो जो फ्रेगमेंट्स बचे हैं उसकी डेथ से क्या हुआ? जो फ्रेगमेंट्स रहे हुए हैं, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स कहाँ रिटेन होंगे? ये फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? रिटेन हो जाएंगे किसमें? मैटरनल सर्कुलेशन में, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, और अगर ये फ्रेगमेंट्स क्या हो गए? उसके अंदर हो गए मैटरनल सर्कुलेशन में, तो वो मदर को किसके रिस्क पे रखेगा? DIC मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इंट्रावेस्कुलर देखिए, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, जितना ज्यादा फीटस जो है, ठीक है, वो यूट्रस के अंदर रहेगा, मीन्स डेड फीटस की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा जो DIC के चांसेस जो है, या जो हम बोल सकते हैं कि रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बाकी सारे सिम्टम्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी बात करें, तो क्लाइंट को कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई भी हिस्ट्री नहीं है, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। ठीक है, जैसे कि उसको कोई पेन नहीं है, या उसका जो अब्डोमेन है वो क्या नहीं है? फर्म नहीं है, पेन नहीं है। ठीक है, उसका अब्डोमेन फर्म भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? प्लेसेंटल अब्रोप्शियो और प्रीविया की कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीविया में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, तो उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, ब्लीडिंग भी नहीं है। उसके बाद में कोई थ्रेटनिंग भी ऐसा नहीं है कि जिससे थ्रेटन अबॉर्शन पता चले, मीन्स उसको कोई क्रैम्प वगैरह नहीं है। थ्रेटन अबॉर्शन के अंदर हम देखते हैं ना क्या होता है? क्रैम्प होते हैं या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो वो सारी कंडीशन भी उसको नहीं है। वेजाइनल ब्लीडिंग ये भी सारा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? DIC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज NPO। ठीक है, NPO मीन्स नथिंग पर ओरल। ठीक है, मीन्स वो ओरली कुछ नहीं ले रहा है, एंड रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन TPN, वो TPN रिसीव कर रहा है वाया सबक्लेवियन लाइन। विच प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट? तो इसमें नर्स क्या प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट करेगी?
ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट है प्लेस द क्लाइंट्स टीपीएन ऑन ग्रेविटी आईवी लाइन, सेकेंड है मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज एवरी 24 आवर्स, थर्ड है वेट द क्लाइंट डेली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और लास्ट है चेंज द आईवी ट्यूबिंग्स विथ एवरी टीपीएन बेग एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कभी भी अगर हम पेशेंट को टीपीएन दे रहे हैं, है ना, तो उसके बाद में हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है या जो फर्स्ट थिंग होती है मॉर्निंग में जो हम करते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसको प्रायोरिटी, वो क्या होता है, पेशेंट का वेट चेक करना सेम टाइम पे सेम क्लोथिंग के अंदर, ठीक है, ताकि इससे हम क्या पता कर सकें, फ्लूइड ओवरलोड, कि कहीं पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट द क्लाइंट डेली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज उसका ये पार्ट एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। डोंट वरी, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आपको बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, अच्छे से आराम से पेपर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट।